मिडिल ईस्ट में एक डेंजरस नई जंग छिड़ गई है जिसमें ग्लोबल पावर्स भी शामिल हो गए हैं और ये दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट जिसमें ईरान एक तरफ है और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का एक मजबूत अलायंस है, एक फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में बदल गया है। इससे पहले से ही बहुत दुख और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी हो रही है। सालों से अंदर ही अंदर टेंशन बढ़ रही थी, जिसकी वजह थी गहरा अविश्वास, रीजनल पावर के लिए कंपटीशन और शैडो कॉन्फ्लिक्ट्स की एक लंबी हिस्ट्री। अब शैडोज हट गए हैं और उनकी जगह खुले युद्ध की कड़वी और तबाह करने वाली सच्चाई ने ले ली है। दांव बहुत ऊंचे हैं, सिर्फ उन देशों के लिए नहीं जो सीधे तौर पर शामिल हैं, बल्कि हर उस देश के लिए जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ट्रैवल और सिक्योरिटी के कॉम्प्लेक्स वेब से जुड़ा हुआ है। रीजन में जो नाजुक शांति थी वो फरवरी 2026 के आखिर में टूट गई। दुनिया ने शॉक में देखा जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन, जिसका कोडनेम एपिक फ्यूरी था, लॉन्च किया। इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान के लंबे समय से रूल कर रहे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई एक सटीक स्ट्राइक में मारे गए। ये एक्ट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। यूएस और इजराइल के लिए इसे एक निर्णायक वॉर के रूप में पेश किया गया, एक ऐसे रिजीम के खिलाफ जिस पर वे टेररिज्म को सपोर्ट करने और न्यूक्लियर एम्बिशन रखने का आरोप लगाते थे। हालांकि ईरान के लिए ये एक अक्षम्य हमला था, उसकी संप्रभुता और उसकी इस्लामिक रिपब्लिक के आध्यात्मिक दिल पर सीधा हमला। इस हत्या ने जवाबी कार्रवाई की आग भड़का दी और रातों रात एक कोल्ड वॉर एक हॉट वॉर में बदल गई। कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआती दिनों में हिंसा के झटके पूरे रीजन में फैल गए। ईरान ने ये कसम खाते हुए कि वो कभी सरेंडर नहीं करेगा, तुरंत अपने मिसाइलों और ड्रोनों का विशाल जखीरा अनलीश कर दिया। उसके टारगेट सिर्फ इजराइल तक ही लिमिटेड नहीं थे। पड़ोसी खाड़ी देश जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, खुद को सीधे खतरे में पाया। यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन के शहर बमबारी का शिकार हुए, जो जवाबी कार्रवाई का एक लगातार कैंपेन बन गया है। जो आसमान कभी कमर्शियल एयरलाइनर्स से भरे रहते थे, अब इंटरसेप्टर मिसाइलों और एक्सप्लोडिंग ड्रोनों के निशान से भरे हैं, जिससे बिजी इकोनॉमिक हब्स फ्रंटलाइन बैटल जोन में बदल गए हैं और नीचे के सिविलियंस को डरा रहे हैं। ये तेजी से बढ़ता युद्ध सिर्फ एक रीजनल विवाद नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। इसका तुरंत असर हजारों मील दूर आम लोगों की जेब पर पड़ा। जैसे ही ईरानी ड्रोनों ने सऊदी अरब के शायबा तेल क्षेत्र जैसे क्रिटिकल तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में पैनिक फैल गया। यूनाइटेड स्टेट्स में पेट्रोल की कीमतें पहले ही बढ़ गई हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से 36 सेंट प्रति गैलन बढ़ गई हैं और एनालिस्ट्स का अनुमान है कि वे जल्द ही $4 प्रति गैलन तक पहुंच सकती हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल भी बुरी तरह से बाधित हुआ है, क्योंकि मेजर एयरलाइंस ने उड़ानें सस्पेंड कर दी हैं और नए बनाए गए कॉन्फ्लिक्ट जोन से बचने के लिए विमानों को रीरूट कर दिया है, जिससे यात्री फंसे हुए हैं और ईस्ट और वेस्ट के बीच की महत्वपूर्ण कमर्शियल लिंक टूट गई है। वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस के साथ उन्होंने दृढ़ शक्ति की एक इमेज पेश की है। ईरान को बहुत जोर से हिट करने का वादा किया है और देश के मिलिट्री और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पंगु बनाने के लिए टारगेट्स की लिस्ट बढ़ा दी है। इस आक्रामक नीति को अमेरिकी और इजरायली सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्लोबल पीस के लिए खतरा माने जाने वाले को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए एक आवश्यक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि इस अप्रोच की आलोचना भी हो रही है, देश और विदेश दोनों में, जो डरते हैं कि यह किसी भी डिप्लोमेटिक ऑफ रैंप के दरवाजे बंद कर देता है और यूनाइटेड स्टेट्स को एक लंबे और महंगे दलदल में खींचने का जोखिम उठाता है, जिसके पूरे विश्व के लिए अप्रत्याशित परिणाम होंगे। ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर की मौत ने एक महत्वपूर्ण पावर वैक्यूम पैदा किया है और उसके लीडरशिप के भीतर गहरी रिफ्टें उजागर की हैं। एक अस्थायी 3 सदस्यीय परिषद, जिसमें प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन शामिल हैं, आधिकारिक तौर पर देश पर शासन कर रही है। प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश की है। यह कसम खाते हुए
कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा और साथ ही पड़ोसी गल्फ कंट्रीजों को आश्वस्त करने की भी कोशिश कर रहा है। फिर भी उनकी अधिक मॉडरेट आवाज इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के भीतर के हार्डलाइनर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी जैसे शक्तिशाली शख्सियतों द्वारा दबा दी जा रही है। ये प्रभावशाली हार्डलाइनर्स आक्रामक मिसाइल हमलों के पीछे की प्रेरक शक्ति है, जो अपने नेता पर हुए हमले का भारी कीमत चुकाने के लिए दृढ़ हैं। इस संघर्ष ने पारंपरिक पश्चिमी सहयोगियों के बीच गहरे विभाजन भी उजागर किए हैं। जर्मनी की गठबंधन सरकार इस बात पर खुले तौर पर बंटी हुई है कि कैसे प्रतिक्रिया दें। चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने अमेरिकी इजरायली उद्देश्यों के लिए समर्थन व्यक्त किया है, अमेरिकी स्थिति के साथ संरेखित करते हुए। हालांकि उनके अपने वाइस चांसलर लार्स क्लिंगबील ने सार्वजनिक रूप से युद्ध की वैधता पर सवाल उठाया है और किसी भी जर्मन सैन्य भागीदारी को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। एक प्रमुख नाटो देश के भीतर यह दरार पूरे यूरोप में फैल रही गहरी बेचैनी को उजागर करती है। इस बीच स्पेन ने एक और भी निश्चित कदम उठाया है। ईरान के खिलाफ अभियानों के लिए अपने 2 सैन्य अड्डों का उपयोग करने के लिए एक औपचारिक अमेरिकी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, जो वॉशिंगटन के युद्ध प्रयासों से एक स्पष्ट विच्छेद का संकेत है। भू राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बनाना अन्य विश्व शक्तियों की सक्रिय भागीदारी है। रूस कथित तौर पर ईरान को अमेरिकी सैनिकों, जहाजों और विमानों की गतिविधियों पर महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान कर रहा है, जिससे तेहरान को उसके जवाबी हमलों में एक सामरिक लाभ मिल रहा है। यह समर्थन मॉस्को और तेहरान के बीच गहरे होते गठबंधन को रेखांकित करता है, जिससे संघर्ष का एक प्रॉक्सी एलिमेंट बनता है, जो अमेरिकी सैन्य रणनीति को रशियाई खुफिया समर्थन के खिलाफ खड़ा करता है। साथ ही CIA कथित तौर पर उत्तरी इराक में ईरानी कुर्द असंतुष्ट समूहों को हथियार दे रहा है। एक ऐसा कदम जो युद्ध में एक और मोर्चा खोल सकता है और पहले से ही अस्थिर क्षेत्र को और अस्थिर करने का जोखिम उठाता है। इराक को सीधे तौर पर संघर्ष में खींच रहा है। यूएस इजरायल अलायंस द्वारा किए गए मिलिट्री ऑपरेशंस बहुत तेज और जबरदस्त रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट है कि उसने ईरान के अंदर 3000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट्स, IRGC कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और नेवल एसेट्स पर फोकस किया गया है। साथ ही इजरायली एयरफोर्स ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें 80 से ज्यादा फाइटर जेट्स की लहरों ने तेहरान और इस्फहान जैसे बड़े शहरों के अंदर और आसपास के क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजरी इस बात की पुष्टि करते हैं कि तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट सहित महत्वपूर्ण साइट्स पर हमला किया गया है और उन्हें आग लगा दी गई है, जिससे ईरान की हवाई और जमीनी युद्ध लड़ने की क्षमता को खत्म करने का स्पष्ट इरादा दिखता है। जवाब में ईरान और उसके सहयोगियों ने मिडिल ईस्ट में आग का तूफान मचा दिया है। IRGC ने अपने एडवांस्ड हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों का उपयोग करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल और ड्रोन हमलों की लहरें लॉन्च की हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात को इन हमलों का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ड्रोन से हमला किया गया, जिससे दुनिया के सबसे बिजी ट्रैवल हब्स में से एक पर सभी उड़ानें सस्पेंड करनी पड़ी। ईरान के लेबनानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ एक उत्तरी मोर्चा खोल दिया है। उसने इजरायली क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च किए हैं और किरियात शमोना जैसे इजरायली शहरों को खाली करने पर मजबूर किया है, जिससे संघर्ष सीधे इजरायली नागरिकों के दरवाजों तक पहुंच गया है। इस बढ़ती हिंसा का मानवीय नुकसान दिल दहला देने वाला है और हर दिन बढ़ रहा है। ईरान में यूएस इजरायली हवाई हमले सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक ही सीमित नहीं रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कम से कम 13 हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर हमलों की पुष्टि की है, जिसमें तेहरान के एक अस्पताल के पास एक बड़ा क्रेटर बन गया है। एक भयानक घटना में दक्षिणी ईरान के एक स्कूल पर हुए हमले में कथित तौर पर 160 से ज्यादा छात्र और कर्मचारी मारे गए। एक और हमले में एक जिम्नेशियम में 20 युवा वॉलीबॉल खिलाड़ी मारे गए। ये घटनाएं आम ईरानियों द्वारा सहे गए दुख की एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं।
जो अपनी सरकार की कार्रवाइयों और विदेशी हवाई हमलों की विनाशकारी शक्ति के बीच फंसे हुए हैं, जिनके पास छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। यह दुख ईरान की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। लेबनान में बेका घाटी में इजरायली जवाबी हमलों में कम से कम 26 लोग मारे गए हैं और लगभग 5 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को भी बख्शा नहीं गया है, जिसमें 2 घाना के सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुवैत में एक घातक ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जिससे अमेरिका में युद्ध की कीमत सबसे दुखद तरीके से घर पर आ गई। यूएई में हमलों में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के कम से कम 3 विदेशी श्रमिक मारे गए। ऐसे लोग जो बेहतर जीवन की तलाश में इस क्षेत्र में आए थे, लेकिन एक ऐसे युद्ध में मारे गए जिसमें उनका कोई हाथ नहीं था। अपनी बॉम्बिंग कैंपेन को तेज करना या यहां तक कि ग्राउंड इन्वेजन पर विचार करना पड़ सकता है। एक ऐसा सिनेरियो जिससे भयानक कैजुअल्टीज और रीजनल कैओस हो सकता है। इससे दूसरे देश जैसे रूस और शायद चीन भी कॉन्फ्लिक्ट में और गहरे खींच सकते हैं, जिससे यह एक रीजनल वॉर से ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में बदल जाएगा। एक ऐसी संभावना जिसका सामना दुनिया ने दशकों से इतनी इंटेंसिटी से नहीं किया है। एक दूसरी अधिक आशावादी संभावना है कि इंटरनेशनल प्रेशर और इंटरनल प्रैग्मेटिज्म के कारण सिचुएशन शांत हो जाए। भारी इकोनॉमिक और ह्यूमन कॉस्ट ईरान के भीतर के मॉडरेट गुटों को प्रेसिडेंट पेजेश्कियन जैसे लोगों के लीडरशिप में सीज फायर की तलाश करने के लिए मजबूर कर सकती है। ग्लोबल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स शायद न्यूट्रल देशों या यूनाइटेड नेशंस के लीडरशिप में एक ट्रूस करवा सकते हैं, जो दोनों पक्षों को खतरे से पीछे हटने की अनुमति देगा। इसके लिए इंटेंस नेगोशिएशन और प्रेसिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिना शर्त सरेंडर से कम परिणाम स्वीकार करने की इच्छा की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट की लागत सभी शामिल लोगों के लिए बढ़ती जाएगी, यह अधिक स्वीकार्य हो सकता है। यह युद्ध कैसे भी खत्म हो, दुनिया को इस तबाही से कुछ बहुत मुश्किल सबक सीखने होंगे। पहला सबक है डिप्लोमेसी को छोड़ने का गहरा खतरा। यह कॉन्फ्लिक्ट एक कड़वी याद दिलाता है कि जब कम्युनिकेशन के रास्ते टूट जाते हैं और लीडर्स पहले ऑप्शन के रूप में मिलिट्री फोर्स का सहारा लेते हैं, तो परिणाम नागरिकों के लिए विनाशकारी होते हैं। यह हमारी मॉडर्न दुनिया की इंटरकनेक्टेडनेस को भी उजागर करता है। एक रीजन में एक कॉन्फ्लिक्ट पूरे ग्लोब में इकोनॉमिक पेन, सिक्योरिटी थ्रेट्स और मानवीय संकट पैदा कर सकता है। यह दर्शाता है कि 21वीं सदी में कोई भी देश वास्तव में एक आइलैंड नहीं है। आखिरकार इस युद्ध की कहानी पॉलिटिकल फेलियर की मानवीय लागत का एक दुखद प्रमाण है। ईरान, लेबनान, कुवैत और इजराइल में अपने प्रियजनों का शोक मना रहे परिवारों के लिए, अपने घरों से विस्थापित लाखों लोगों के लिए और दुनिया भर में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे अनगिनत लोगों के लिए नेताओं के रणनीतिक लक्ष्य दूर और अमूर्त लगते हैं। सच्चा सबक शायद एक शाश्वत सबक है कि युद्ध एक बार शुरू होने के बाद अपने ही क्रूर तर्क का पालन करता है, जीवन और भविष्य को अंधाधुंध क्रोध से भस्म कर देता है। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो दुनिया के सामने चुनौती सिर्फ उन शहरों का पुनर्निर्माण नहीं होगा जो नष्ट हो गए हैं, बल्कि उस विश्वास और डिप्लोमेसी का भी पुनर्निर्माण होगा